मैं राजेंद्र प्रसाद गरवा, गुढ़ा इंटरनेशनल स्कूल, गुढ़ा गोड़जी, झुंझुनू, राजस्थान। एक बार फिर प्यारे बच्चों, हम भाषा और व्याकरण जो अपना प्रथम पाठ है उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। और इसमें हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने जाना कि भाषा क्या है, उपभाषा क्या है। उसके बाद में हमने जाना भाषा के रूप कितने होते हैं, उपभाषा के अंदर बोलियां कितनी होती हैं, कौन कौन सी उपभाषाएं होती हैं। अर्थात मैंने बताया आप लोगों को कि हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं होती हैं। तो 5 उपभाषाएं कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको बताया था। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और लास्ट में और अपनी बताई थी पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। यहां तक हमने पिछले जो वीडियो था उसमें हमने ये चीजें हमने पढ़ी थी। अब आगे आता है इसी के अंतर्गत एक दूसरा इसके अंदर और बिंदु आता है और वो आता है साहित्यिक हिंदी, सॉरी साहित्यिक भाषा। कि साहित्यिक भाषा क्या होती है। अब साहित्यिक भाषा अर्थात साहित्य के अंदर साहित्य में जो प्रयोग की जाती है वो होती है साहित्यिक भाषा। अर्थात इसके अंदर सामान्यतः प्यारे बच्चों पठन और पाठन का काम होता है। पठन और पाठन यानी कि पढ़ना और पढ़ाना। सामान्य तौर पर अगर हम बात करें तो पढ़ना और पढ़ाना जिसकी भाषा में किया जाता है वो भाषा कौन सी होती है, साहित्यिक भाषा होती है। अब ये ज्ञान का संचित कोश होता है प्यारे बच्चों इसमें, यानी कि इसके अंदर अगर ज्ञान का जो संचित कोश अर्थात एक संग्रहित कोश होता है, कोश अर्थात खजाना होता है जिसके अंदर क्या होती है, किसी भी भाषा की उसके अंतर्गत जो रचनाएं की जाती हैं, अर्थात जो रचनाएं अर्थात जिसके अंदर कहानी है, निबंध है, नाटक है, आलोचना है आदि, उपन्यास है, ये जो साहित्यिक विधाएं होती हैं जिनकी रचना कहानी, निबंध, नाटक, आलोचना, उपन्यास आदि जो साहित्य की जो विधाएं होती हैं अर्थात जिसमें साहित्य लिखा जाता है वो भाषा कौन सी कहलाती है, साहित्यिक भाषा होती है। अब इसके अंदर किसी देश के बारे में, उसके समाज के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में अगर आपको जानना है तो उस देश का आप क्या पढ़िए प्यारे बच्चों, साहित्य पढ़िए। क्योंकि उसके अंदर आपको एक जाति के बारे में पता चलेगा, उसकी उस देश की संस्कृति के बारे में पता चलेगा। तो इस प्रकार से अगर किसी की संस्कृति, देश के बारे में, संस्कृति का अगर आपको पढ़ना है या जानना है तो संस्कृति के बारे में जानना है किसी भी देश की, या उसके समाज के बारे में जानना है तो आपको क्या पढ़ना होगा, उस देश का साहित्य पढ़ना होगा। तो साहित्य के अंदर ये सारी चीजें हैं वो आती हैं। तो साहित्य, संस्कृति या जो हमारी समाज की जो संस्कृति है, समाज के बारे में जानकारी, जाति के बारे में, सॉरी इसमें एक जाति के बारे में भी होता है कि किसी जाति के बारे में, समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में अगर आपको किसी देश के बारे में जानना है तो उस देश का आप साहित्य पढ़िए। क्योंकि साहित्य ही की अभिव्यक्ति है, सॉरी किसी देश की जो अगर आपको अभिव्यक्ति लेनी है, राष्ट्रीय अभिव्यक्ति, वो उसकी साहित्यिक लैंग्वेज होती है। यानी कि लिटरेचर जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर उस देश का पूरा वर्णन आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो पढ़ने और पढ़ाने की जो भाषा होती है वो कौन सी होती है, वो होती है अपनी एक साहित्यिक भाषा। अब अगला बिंदु है राष्ट्रभाषा। राष्ट्र प्लस भाषा अर्थात किसी देश के 70% लोग
जिस भाषा को समझ सकते हैं या बोल सकते हैं वो उस देश की क्या होती है, राष्ट्रभाषा होती है। क्योंकि इसके अंदर हम देखते हैं कि वहां के जो समुदाय हैं या जो वहां के वर्ग हैं उस देश के प्रदेश हैं, उनके अंदर जो लोग रहते हैं, वहां के जो व्यक्ति रहते हैं, उस लैंग्वेज को वो कितना ज्यादा मतलब वो काम में लेते हैं। और उस अब भारत की बात करेंगे तो भारत के अंदर जितने भी प्रांत हैं, जितने भी राज्य हैं, उनके अंदर है वो हिंदी भाषा है वो क्या बोली जाती है, समझी जाती है और ज्यादातर पढ़ी भी जाती है। तो भारत की अगर बात करें हम राष्ट्रभाषा की, तो भारत की राष्ट्रभाषा वो कौन सी है, हिंदी है। तो इसलिए राष्ट्रभाषा का मतलब होता है राष्ट्र की भाषा अर्थात देश की भाषा, जिसमें विभिन्न वर्ग प्रदेश में वो बोली जाती हो और साथ में वहां के लोग उस चीज को समझते हो और अपने व्यवहार में उसको लेते हो। तो इस प्रकार से हमने जाना कि राष्ट्रभाषा क्या होती है। अब अगला बिंदु है वो है राजभाषा। राजभाषा अर्थात राज और भाषा। राजभाषा अर्थात राज्य की भाषा, राज्य की भाषा। अब राज्य के अर्थात जितने हमारे जैसे मान लो भारत देश में बहुत सारे राज्य हैं, आपको पता है हर राज्य के अंदर अलग अलग क्या होती हैं, उनकी भाषाएं होती हैं, वहां बोली भी जाती हैं और पढ़ी भी जाती हैं। लेकिन राजभाषा की बात करेंगे तो राजभाषा का मतलब होता है वहां के जो सरकारी कार्यालय हैं अर्थात सरकारी जो काम काज की भाषा है, काम काज किया जाता है, यानी कि वहां के जो सरकारी दफ्तर हैं उनके अंदर कौन सी भाषा वो प्रयोग में लेते हैं, आपने लिखने में या बोलने में या पढ़ने में जिस भाषा को वो काम में लेते हैं वो कौन सी होती है, वहां की राजभाषा होती है। तो कार्यालय की जो भाषा होती है, जिसमें कार्यालय के अंदर सरकारी कार्यालय या गैर सरकारी कार्यालय जिसके अंदर आते हैं, निजी जो संस्थान आते हैं, उनके अंदर जो कामकाज की जो भाषा होती है उसको हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। अर्थात राज्य की भाषा जिसमें क्या किया जाता है, वहां के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो भी ऑफिसर्स हैं, वो क्या करते हैं, अपने कामकाज में उस लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना राज्य की भाषा अर्थात सरकारी कार्यालय या जो निजी संस्थान है, कोई भी संस्थान हो जिसमें वो लैंग्वेज यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, राजभाषा। अब इसके अंदर अनुच्छेद है संविधान के अंदर 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा स्वीकार किया गया है। अर्थात 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। प्यारे बच्चों, आपने भी देखा होगा, हमारी स्कूल में भी मनाते हैं कि 14 सितंबर जब भी आएगा ना तो हम उस दिन क्या मनाएंगे, हिंदी दिवस मनाएंगे। अब ये हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि संविधान में 343 के द्वारा इस भाषा को कौन सा दर्जा दिया गया है, राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो अब आगे बात करेंगे हम, एक अन्य बिंदु है जिसके बारे में, मानक भाषा। मानक भाषा देखिए प्यारे बच्चों, जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, विद्वान जो विद्वजन हैं, विद्वान जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया कि जिस प्रकार से किसी देश का एक राष्ट्र ध्वज होता है, एक संविधान होता है, तो वैसे ही किसी भी देश की एक भाषा भी होनी चाहिए और उस भाषा में क्या होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए।
अर्थात उसके अंदर ऐसा नहीं हो कि राजस्थान में जो हिंदी पढ़ाई जाती है उसके तो वर्ण दूसरे हैं और दिल्ली के अंदर जो हिंदी पढ़ाई जा रही है उसके वर्ण दूसरे हों। तो अब जैसे मान लो राजस्थान का कोई व्यक्ति है, वो पढ़ लिख करके नौकरी करने कहाँ चला गया, दिल्ली चला गया, और वो अपने कार्यालय के अंदर क्या कर रहा है, हिंदी भाषा में काम कर रहा है, तो उसको तो तो यहाँ तो ये लिखा गया, दूसरी उसको यानी दिल्ली के अंदर ये पढ़ाया जा रहा है, तो उसके अंदर अब वो उसमें समझने में प्रॉब्लम होगी उस व्यक्ति को कि अब मैं किसको लिखूं, इसको लिखूं या इसको लिखूं। तो विद्वान लोगों ने क्या किया कि भाषा के अंतर्गत एक रूपता लाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज अपनाई, और उस स्टैंडर्ड लैंग्वेज के अंदर जो अपने स्वर हैं या व्यंजन है, अर्थात जो वर्णमाला है, अल्फाबेट है, वर्णमाला के अंतर्गत सभी जो वर्ण आते हैं उनकी एक रूपता लाने के लिए कुछ सुधार किए, और उन सुधारों को बाद में क्या करवाया गया, अपनाया गया, स्वीकार किया गया, और उसके अंदर जो स्वीकार किए गए वो पूरे देश के अंदर क्या कर दिए गए, लागू कर दिए गए कि आज के बाद में एक वर्ण को दो प्रकार से नहीं लिखा जाएगा। अब पहले है ना झ से झंडा ये रूप था, आज झ से झंडा ये रूप है। आज है ना हम देखते हैं कि कहीं भी ये रूप आपको नहीं मिलेगा, केवल कई जगह बोर्डों पर आपने देखा होगा झुंझुनू शब्द है वो आपको यूं लिखा मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहले जैसे झंडा ऐसे लिखा जाता था। तो आज हम अगर बात करेंगे तो झुंझुनू है वो झुंझुनू यूं लिखा जाता है। तो ये जो रूप है एक रूपता का, इसको कहते हैं मानक भाषा। तो आज हमने इसके बारे में जाना कि मानक भाषा क्या होता है, अर्थात विद्वान लोगों के द्वारा जो भाषा स्वीकार की गई है वो कहलाती है मानक भाषा।